अन्य विभाग एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। और गत 3-4 वर्षों से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार पूरे प्रदेश में लगभग 35 से 40 करोड़ वृक्षों का रोपण किया जा रहा है। इसी कड़ी में क्योंकि हम लोग वन विभाग एक वृक्षारोपण के मामले में एक तकनीकी कौशल वाला विभाग माना जाता है, तो हम लोगों को निर्देश किया गया है कि हम लोग हर तहसील स्तर पर आप सभी लोग जो वृक्षारोपण से जुड़ रहे हैं उनको कुछ तकनीकी जानकारी दें। इसी कड़ी में इस क्षेत्र में जसराना में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऊंचा क्षेत्र है और यहाँ पर वृक्षारोपण किया जाना एक चैलेंजिंग होता है। इसके लिए तकनीकी जानकारियाँ जो हमारे रेंज अधिकारी जसराना द्वारा आपको दी गई हैं, उनमें थोड़ी सी चीज़ें मैं जोड़ना चाहूँगा कि हम लोग वृक्षारोपण सभी लोग करते हैं, लेकिन उससे कुछ अगर हम चाहते हैं कि इन पौधों को हम अच्छी ऊंचाई तक और अच्छी ग्रोथ का ले जाएं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम जिस भूमि पर वृक्षारोपण कर रहे हैं उस भूमि का हमें पीएच टेस्ट कराना चाहिए। उसकी मृदा का नमूना लेकर और जिला स्तर पर इसका पीएच मान हम टेस्ट करा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो भूमि है उसमें कितनी मात्रा में ये इसका पीएच कितनी मात्रा में है। 7.5 से ऊपर जाने के बाद जो यहाँ 9 और 10 पीएच की भूमि है वो बहुत टिपिकल है, लेकिन 7.5 से 8.5 के बीच कुछ ऐसी जगह होती हैं जिनमें हम सामान्य प्रजातियों का भी रोपण कर सकते हैं। तो अगर हम मृदा परीक्षण कराएं तो एक तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी भूमि की क्या स्थिति है। उसके अनुसार पीएच टेस्ट कराने के बाद हमें सबसे पहले जून माह में 30 जून तक उस क्षेत्र को चिन्हित करके उसमें कच्चा पदार्थ करा लेना चाहिए। जो तकनीकी रूप से ये पाया जाता है कि उस क्षेत्र में जो माना जाता है ये एक फ्रैक्चर जनित यंत्र जिसे आगर बोला जाता है उससे 1.20 मीटर 20 सेंटीमीटर गहराई का गड्ढा हम लोग खोदते हैं ताकि उस परत को हम तोड़ सकें, जिससे वृक्ष की जड़ नीचे जा सके। उस कड़ी कंकर वाली जो परत जमा हो गई है, पौधा जब लगाते हैं तो उसकी जड़ें कोमल होती हैं, छोटे पौधे जो उस कंकरी की सतह को भेद नहीं पाते। तो अगर हम उस परत को तोड़ देंगे तो वो जड़ें आसानी से नीचे जाएंगी और हमारा पौधा पर्याप्त रूप से ग्रोथ करेगा। तो अगर आप ट्रैक्टर बल्क मात्रा में अगर प्लांटेशन कर रहे हैं तो ट्रैक्टर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने खेत की जड़ों या बगीचे में या पूरा सामान्य रूप से वृक्षारोपण कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर गहराई तक का गड्ढा खोदें और उस गड्ढे में जिप्सम की मात्रा 2 केजी, गोबर की खाद 2 केजी और जितनी उस गड्ढे में मिट्टी निकली है उसकी आधी मात्रा बालू मिलाकर, ये सारा मिश्रण मिलाकर उसे हम 30 जून से पहले करके उसको छोड़ दें। और जब जुलाई माह में 1 जुलाई तक, जैसा कि यहाँ संपादित होता है अपने क्षेत्र में, कि लगभग 1 जुलाई के आसपास वर्षा शुरू हो जाती है। पहली बारिश होने के बाद उस गड्ढे में हम प्रजातियों का रोपण करें और उस रोपण को सामान्यतः जो यहाँ की स्पेसीज है, अगर आप सामान्य कम ऊंचा क्षेत्र है तो उसमें हम आसानी से छायादार में जैसे कंजी हुई, सिरस हुआ, शीशम हुआ और फलदार में अमरूद हुआ, आंवला हुआ, शहतूत हुआ, इस तरह के पेड़ लगा सकते हैं और ये अच्छी पर्याप्त वृद्धि मिल सकती है। सर लोग अगर इसमें कोई बागवानी का काम कर सकते हैं तो हम 4 बाई 4 मीटर और 3 मीटर के अंतराल में खेत में भी आंवले या अमरूद या इस तरह के वृक्षों को लगाकर उसके साथ साथ कृषि कार्य भी करते हैं। उसमें आपका ट्रैक्टर भी निकल जाएगा, जुताई की क्रिया हो जाएगी और उसमें आप फसल के साथ साथ फल का भी लाभ ले सकते हैं, जो एक आपकी अतिरिक्त आय का साधन है। बाकी अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र को चुनते हैं जहाँ आपको कोई बाढ़ या कोई लगा नहीं और बहुत ज्यादा मात्रा में दूसरा है
किसी तरह से प्रजातियों का चयन भी आप कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में हमारी नर्सरियाँ उपलब्ध हैं। यहाँ क्षेत्रीय वनाधिकारी का कार्यालय है, जहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को जो भी वृक्षारोपण कराया जाना है, अगर उसको किसी तरह की वन विभाग से तकनीकी जानकारी चाहिए तो वो हमारे क्षेत्रीय वनाधिकारी से संपर्क कर सकता है। वो यहाँ उपलब्ध है। स्टाफ आपके पास जाके, आपके स्थल में जाके उसका डेमोन्स्ट्रेशन देगा, आपको बताएगा कि इस भूमि में आपको किस तरह से गड्ढा प्रदान करना है, किन प्रजातियों को चयन करना है और पौधारोपण में क्या क्या सावधानियां रखनी है। वन विभाग सदैव आप लोगों को इस संबंध में तकनीकी ज्ञान देने के लिए तत्पर है और हमारा प्रयास यही रहेगा कि आप आगामी वर्षा काल में अधिक से अधिक खाली पड़ी हुई भूमि पर पौधों का रोपण करें और पर्यावरण संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। यदि कोई यहाँ पर वन विभाग की जो मीटिंग चली है तो सर क्या लगा, बरसात आ रही, बरसात में किस तरीके के वृक्ष लगाए जाए जिससे जल्दी तैयार, उसमें कौन कौन सी दवाई डाली जाए? देखिए, ऊसर भूमि इस क्षेत्र में जसराना में चूंकि ऊसर क्षेत्र है तो इसमें गड्ढा खुदान के बाद हमको उसमें जिप्सम 2 केजी गोबर की खाद और जितनी मिट्टी है उसकी आधी 50% मात्रा बालू की मिलाकर ये भरना है इस मिश्रण को। और इस मिश्रण को भरने के बाद ये जून में ये कार्य हम लोगों को किया जाना है। और ताकि उसको जो मिश्रण मिला के हम गड्ढा भरेंगे उसको छोड़ देंगे और प्रथम वर्षा होने के बाद उसमें हम प्रजातियों का चयन करेंगे। अगर हमें तीव्र बढ़ने वाली प्रजातियां यहाँ चाहिए होंगी तो हम इसमें जो है इस क्षेत्र में जैसे केसिया सेमिया हुई और आपका देसी बबूल है पीएच के अनुसार। अगर 9 पीएच से ऊपर 10 पीएच तक की ज़मीन है तो उसमें बहुत ही कम मात्रा में अन्य प्रजातियां सर्वाइव करती हैं। उसमें देसी बबूल, प्रोस्पस जूलिफलोरा, कंजी और कुछ आंवला ये सर्वाइव कर सकता है। शेष भूमियों में हम शीशम भी लगा सकते हैं। अर्जुन, जामुन, जहाँ थोड़ा सा जल भराव रहता है उसमें अर्जुन जामुन हम लगाएंगे। और इसके साथ फलदार में हम अमरूद और आपका शहतूत, इसके अलावा नीम भी ऊसर में अच्छे रिजल्ट देता है। 8 साढ़े 8 पीएच तक नीम सर्वाइव करता है। जसराना तहसील के लिए कितना लक्ष्य रखा गया? जसराना तहसील में वन विभाग का लक्ष्य 5,80,000 पौधों के रोपण का है। बाकी अन्य किसानों को इसमें वृक्षों के लिए पैसे देने पड़ेंगे या फिर सरकार की तरफ से योजना जी है? नहीं, विगत कई वर्षों से निःशुल्क पौध वृक्षारोपण के लिए वन विभाग उपलब्ध करा रहा है। प्रत्येक ग्राम सभा का माइक्रो प्लान बनाया गया है, उसमें अन्य विभाग तथा और सभी लोगों को वन विभाग की पौधशालाओं से निःशुल्क पौध उपलब्ध कराई जाए। जुलाई की बरसात के साथ उसमें जो है अच्छी ऊंचाई का पौधा जो हमारे द्वारा आपको दिया जाएगा वो लगा के उसकी मावला बना के उसका मिट्टी भर के उसको जो है सिंचाई की जाती है। तो यही तरीका होता है। और अधिक से अधिक जैसे आप कभी कुछ टारगेट लगा होगा भगवान तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए अच्छी का चयन कर उसमें गड्ढा बनवाए और उसके बाद सिस्टम और गोबर खाद जरूर करवाया होता है। फिर और भी जानकारी जो हमारे विभाग के एसडीओ साहब लगी होती है उससे गड्ढा बनवाए या फिर अगर मजदूरों को बुलवाते हैं तो उसके लिए 11 गड्ढा बनवाए। गड्ढा बनवाने के बाद उसको थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाता है। उसमें खाद, बालू और जिप्सम मिला के एक गड्ढे में 2 किलो जिप्सम 2 किलो खाद होता है। आज की मीटिंग यहाँ पर बुलाने का उद्देश्य जैसे आपने बताया है कि वृक्षारोपण जो हम करेंगे उसको सही तकनीक से किया जाए जिससे उसको आने वाले टाइम में उसका संपूर्ण विकास और वो जिससे वो आने वाले टाइम में फल भी देगा, फूल भी देगा और चारा भी देगा, लकड़ी भी देगा। क्योंकि एक पेड़ की इसी महत्ता होती है कि वो हमारा जीवन में बिना वृक्षों के छोड़ पाना भी संभव है। वो हमें अपने जीवन में भोजन, दवाइयाँ, लकड़ी और प्राणवायु, ऑक्सीजन और ईंधन सब देता है। तो वृक्षारोपण करने के लिए अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा जो मौसम माना जाता है, जो जलवायु इस समय आने वाले टाइम में बरसात का मौसम आने वाला है तो उसमें सबसे अच्छा टाइम माना जाता है क्योंकि उसमें सिंचाई बरसात के पानी के रूप में होती है और पौधों को सबसे ज्यादा
की बात करें तो चंद्राना क्षेत्र जो है पूरा औसत में आता है। औसत क्षेत्र जो होता है, यहाँ का जो पीएच मान होता है वो काफी ज्यादा होता है, लगभग 10 होता है। पीएच मतलब उसमें जो क्षारीयता है मिट्टी में वो ज्यादा होती है। अन्य विभागों को भी जैसे वृक्षारोपण के लिए लक्ष्य दिया जाता है, तो उसमें उनको ये बताया जाता है हमारे द्वारा, वन विभाग द्वारा कि आप ऊपर में जब प्लांटेशन करेंगे, पौधा लगाएंगे, तो जो मिट्टी की क्षारीयता है उसको कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग जरूर करें। जिप्सम एक मिट्टी नुमा केमिकल होता है जो उसकी क्षारीयता को कम करके उसको न्यूट्रलाइज मतलब शुरू करता है। तो जिप्सम का अधिक रोल होता है जिससे पौधों का विकास होता है, अधिवासी हो पाता है। अब सबसे पहले अगर वृक्षारोपण की हम स्टेप बाय स्टेप